अभिनव ने जब अपनी ही कंपनी के सेक्रेटरी के बारे में इस तरह की बात सुनी तो वो हैरान हो गया। उसने अकरम से पूछा, क्या उसे हमारे माफिया ग्रुप के बारे में पता है? नहीं, वो हमारे ग्रुप के बारे में कुछ नहीं जानती। अकरम के मुंह से यह जवाब सुनते ही अभिनव के दिमाग में तुरंत एक विचार आया। उसने कहा, चीजें हद से ज्यादा बिगड़ जाए उससे पहले अच्छा यही होगा कि मैं अपनी ही कंपनी में काम करना शुरू कर दूं। बाहर वालों को यह खबर नहीं लगनी चाहिए कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। जब तक मैं उस जासूस को और अपने पिता के कातिल को नहीं पकड़ लेता तब तक मुझे यह करना ही पड़ेगा। अकरम ने उसकी बात सुन एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है तो फिर जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन फिर भी मैं उस मैनेजर को तो जॉब से निकालने वाला हूं। उसे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अभिनव भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। अगर मैनेजर ने कामिनी की बातों में आकर अभिनव के साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं की होती तो वो अकरम के इस फैसले का कभी भी समर्थन नहीं करता। उसने अकरम की तरफ देखकर कहा, उसे तो सबक मिलना ही चाहिए। अभिनव के इतना कहते ही जैनी अकरम के कैबिन में कॉफी ट्रे के साथ दाखिल हो गई थी। अभिनव ने ट्रे पर रखा एक कप उठाया और कॉफी पीने लगा। जैनी की नजर में भी अब अभिनव की इज्जत बढ़ने लगी थी, लेकिन साथ ही उसके मन में ये सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर अभिनव है कौन। बाकी ऑफिस वालों की तरह वो भी अकरम और अभिनव की मीटिंग के नतीजे के आने का इंतजार कर रही थी। अकरम ने जैनी को बाहर जाने का इशारा किया। जैसे ही वो बाहर निकली तो अभिनव ने अकरम से पूछा, लेकिन मुझे एक बात समझाओ, क्या दिक्पाल इतना बड़ा बेवकूफ है कि वो दिन दहाड़े मेरी सेक्रेटरी से मिल रहा है? उसके दिमाग में भी तो ये बात होगी ही ना कि कोई उसे देख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जानबूझकर ये सब किया? अगर ऐसा होता तो वो रानी से क्यों मिलता? रानी? अरे तुम्हारी सेक्रेटरी। अब बातों बातों में मैं उसका नाम तुम्हें बताना ही भूल गया, अकरम ने कहा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और अकरम ने आगे कहा, हाँ तुम जो कह रहे हो वो सुनने में सही लग रहा है, लेकिन सवाल फिर से वही खड़ा होता है कि अगर उसे ये सब पता था तो फिर वो रानी से क्यों मिल रहा था? मुझे जो जवाब समझ में आता है वो ये है कि हो सकता है कि दिक्पाल रानी को पहले से जानता हो। हाँ, अभिनव ने अकरम की बात के जवाब में कहा और उठकर बड़ी सी खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। वो देख रहा था कि सूरज ढलने लगा था। अभिनव को अचानक से याद आया कि अनन्या किसी भी वक्त उसे यहाँ लेने आ सकती है। उसने घड़ी देखी और उसके बाद फिर से अकरम की तरफ पलटते हुए बोला, जो भी हो, लेकिन उसने आज जो किया उसके पीछे उसकी मंशा कुछ और है। अगर ये कोई नॉर्मल मुलाकात होती तो वो दिन में तो रानी से नहीं मिलता, वो उसे रात में ही बुलाता, और वो भी गुड़गांव में नहीं, कहीं और। कहीं कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता नहीं क्या, लेकिन कुछ तो है जो ऑफ है। हो सकता है कि उसने ये सब सिर्फ हमें दिखाकर उलझाने के लिए किया हो, अकरम ने कहा। अब उसे भी अभिनव की बात में दम लगने लगा था। अभिनव ने कुछ नहीं कहा। वो पलटकर खिड़की की तरफ देखने लगा। तभी उसकी नजर नीचे सड़क पर पड़ी। एक गाड़ी AK प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। कुछ देर के बाद वो गाड़ी रुकी और अनन्या उसमें से बाहर निकल आई। अनन्या को देखकर अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो फिर से अकरम की तरफ पलटा और बोला, शायद वो हमें यह सोचने पर मजबूर करना चाहता है कि जासूस रानी है, लेकिन जासूस रानी नहीं है, कोई और है, और वो जो भी है मेरी नजर से ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। रही बात नौकरी की, तो मैं चलता हूं बॉस, मुझे दूसरी कंपनी में नौकरी मिल गई है। अभिनव ने आखिरी बात मजाक में कही, जिसे सुनकर अकरम को हंसी आ गई थी। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और अभिनव उसके कैबिन से बाहर आ गया। उसके दिमाग में अभी भी जासूस वाली बात ही चल रही थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उसे बस एक ही तरीका नजर आ रहा था, और वो था प्रॉब्लम के जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करीब जाना। अब क्योंकि उसे कोई जानता नहीं था, ऐसे में वो बहुत सारे लोगों से मिल सकता था, इस बारे में बात कर सकता था। कोई ना कोई तो उसे सच बता ही देता। भले ही अभिनव को ये काम करने में दिन नहीं महीनों लग जाते, फिर भी उसे कोई चिंता नहीं थी।
वो जानता था कि वो ये कर लेगा। जब अभिनव लॉबी में आया तो उसने पाया कि उसके ट्रांसफर की खबरें आग की तरह पूरे ऑफिस में फैल चुकी थी। हर किसी के चेहरे पर इस बात की खुशी साफ नजर आ रही थी कि अभिनव को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है। इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा खुश था तो वो थी कामिनी। उसे ये जानकर अच्छा लगा कि इस बार अकरम अभिनव की तरफ से नहीं था। अभिनव जहां जहां से गुजर रहा था वहां वहां लोग उसकी पीठ के पीछे उसके बारे में बातें कर रहे थे। अभिनव बिना किसी की बात सुने वहां से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर आया तो इतने में कामिनी भागते हुए उसके पीछे से आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अभिनव देख पा रहा था कि उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। मुस्कान के पीछे की वजह समझने में अभिनव को ज्यादा देर नहीं लगी और उसने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कामिनी उसकी बात सुनकर जोर से हंसी और बोली, मुझे पता नहीं था कि मुझे ये खुशी इतने जल्दी नसीब हो जाएगी। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ दोगे। अभिनव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो भी बस कामिनी के साथ मुस्कुरा रहा था। इतने में कामिनी उसके पास आई और बोली, लेकिन मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही है। तुमने उस दिन होटल में 5 लाख का बिल कैसे पे किया? तुम्हारी शक्ल देखकर लगता नहीं कि तुम्हारे पास इतने पैसे जिंदगी में कभी होंगे। इस बारे में मुझे किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो जरा भी नहीं, अभिनव ने कहा। कामिनी उसका जवाब सुनकर एकदम पीछे हटी और बोली, बिल्कुल, मैं कह भी नहीं रही कि तुम मुझे सफाई दो, क्योंकि मुझे तो इसका जवाब पहले से पता है। अनन्या सिंह, तुम नहीं चाहते ना कि लोगों को यह पता चले कि तुम्हारी शादी अनन्या से हुई है ना? वही तुम्हें खिला रही है, पिला रही है, कपड़े दिला रही है, तुम्हारा खर्चा उठा रही है। इनफैक्ट होटल का बिल भी तो तुमने उसी के पैसों से भरा था। अभिनव कामिनी की यह बात सुनकर अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। उसने कहा, क्या क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? अभिनव हंसते जा रहा था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि कामिनी का दिमाग तो बहुत तेज था, लेकिन उसका तीर गलत जगह जाकर लगा था। उससे हंसता देख कामिनी भी मुस्कुराई और बोली, पीछे देखो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही हूं कि कोई मालिक अपनी नौकर का इंतजार कर रहा है। मालिक को ज्यादा इंतजार करवाना भी किसी बदतमीजी से कम नहीं होता है। इसलिए जाओ, वरना उस कंपनी से भी निकाल दिए जाओगे। इतना कहते ही कामिनी फिर से अंदर जाने लगी थी। सिर्फ कामिनी के मन में ही नहीं, सभी के मन में यही गलतफहमी थी कि अभिनव का सारा खर्च अनन्या उठाती है। पर अभिनव अपना सच जानता था, इसीलिए उसने कामिनी की बातों को अपने मन पर से झाड़ा और मुस्कुराते हुए अनन्या की तरफ बढ़ने लगा। हेलो, अभिनव ने अनन्या से कहा। अनन्या ने उसे 1 सेकंड के लिए देखा और फिर गाड़ी की चाबी उसकी तरफ उछाल दी। अभिनव ने उसे देखा, फिर चाबी को देखा और फिर से अनन्या को देखते हुए बोला, यह किस लिए? प्लीज ये एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल मत रखना कि मैं गाड़ी चलाकर तुम्हें घर ले जाऊंगी। ये काम पति करे तो ज्यादा ठीक है। वैसे भी पतियों को ये काम करने में बड़ा गुरूर महसूस होता है। जो पति ये काम नहीं करता वो पति होने के लायक ही नहीं होता है। इसलिए अब बताओ कि गाड़ी चला रहे हो या मैं अकेले ही घर चली जाऊं? अनन्या का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। सुबह के बाद अभिनव को लग रहा था कि वो शांत हो गई होगी, लेकिन वो अभी भी गर्म तवे की तरह जल रही थी। इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ कह पाता, अनन्या पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई थी। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और वो खुद भी ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया था। उसे पक्का पता था कि अनन्या के सामने भी लोग अभिनव के बारे में बात कर रहे होंगे। उन लोगों को यह नहीं पता था कि अनन्या अभिनव की पत्नी है। ऐसे में वो जैसे ही गाड़ी में बैठा तो अनन्या ने उससे पूछा, अब तुमने इस बार क्या किया अकरम सर के साथ? क्यों निकाला उन्होंने तुम्हें नौकरी से? अभिनव महसूस कर रहा था कि अनन्या गुस्से में अंदर तक जल रही थी। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का जवाब देता, खुद अनन्या ने कहा, तुम्हें क्या लगा था वो हर बार तुम्हें फेवर करेंगे? तुम गलत पर गलत करते जाओगे और वो तुम्हें माफ करते जाएंगे। भूलो मत
तुम उनके दोस्त के नहीं, उनके ड्राइवर के बेटे हो। अनन्या के मुंह से यह सुनते ही अभिनव उसकी तरफ देखने लगा था। अनन्या ने उसे फिर से सामने देखने का इशारा किया। अभिनव ने जैसे ही सामने देखा तो इधर से अनन्या ने कहा, मुझे सच में तुम्हारी वजह से शर्म आ रही है, क्योंकि तुमने तो अपनी शर्म बेच दी है। कोई इतना केयरलेस कैसे हो सकता है कि एके प्राइवेट लिमिटेड की नौकरी छोड़ दे? तुम अकरम सर को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हो? अभिनव से अब सुना नहीं जा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, एक पति होने के नाते तुम्हारी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए मैं जो बेस्ट कर सकता था मैंने वो किया, और तुम उल्टा मुझे ही सुना रही हो। सीरियसली? सुनाओ नहीं तो क्या शाबाशी दूं? मजाक चल रहा है यहां पर? अगर तुम्हें लग रहा है कि अब तुम जो करोगे वो मैं चुपचाप झेलती रहूंगी तो तुम गलत हो। याद रखना, मेरे पास अभी भी बहुत से लड़के हैं जो लाइन लगाकर खड़े हैं, जो तुमसे कई गुना ज्यादा केपेबल हैं। अगर मैं किसी तरह से टाइम को रिवाइंड कर पाती तो उस रात मैं उस होटल में जाती ही नहीं, और अगर जाती भी तो सिंगल बेड वाला कमरा बुक करती। आई हेट डबल बेड्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। यह सुनते ही अभिनव ने फिर से अनन्या को देखा और बोला, जिंदगी मेरी भी बर्बाद हुई है। अच्छा, कैसे हुई तुम्हारी जिंदगी बर्बाद, जरा बताना। तुम एक कमरे से निकलकर इतने बड़े बंगले में रहने लगे हो, ब्रेकफास्ट में चाय बिस्किट की जगह चीज टोस्ट खा रहे हो और कह रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुमने ये सब किया ही इसलिए ताकि तुम ये सब पा सको। ओ प्लीज, पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था कि मैंने क्या किया है, और जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। आई वॉज ड्रंक। यह सुनते ही अनन्या अभिनव को देखने लगी थी। उसकी आंखों में फिर से वही गुस्सा जाग गया था जो थोड़ी देर के लिए सोया हुआ था। इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ कहता, उसने चिल्लाते हुए कहा, सामने देखो। अभिनव ने सामने देखा तो पाया कि एक गाड़ी उसकी दिशा में बढ़ती चली आ रही थी। इससे पहले कि अभिनव अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाता, सामने वाले ने अपनी गाड़ी रोक दी। उस गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़का बाहर निकल आया। यह लड़का और कोई नहीं बल्कि चिराग था। उसके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान थी। उस मुस्कान के साथ वो अनन्या और अभिनव की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि चिराग ने उन्हें इस तरह से रास्ते में क्यों रोका था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्यों रोका था चिराग ने अनन्या और अभिनव को? और क्या रानी से मिलना सच में थी दिक्पाल की चाल? क्या वक्त रहते अभिनव अपने खेमे में छुपे उस जासूस का पता लगा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।